हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। गाय हमारी माँ है और हमारी माँ का कोई अंग्रेज कत्ल करे, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अंग्रेजों को तो मैं नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे आपने जिंदा रखा तो और 2, 4, 5 अंग्रेज अधिकारियों को मैं ऐसे ही मारूंगा जैसे मैंने मेजर ह्यूसन को मारा। इस पर पूरे देश में क्रांति की और बगावत की शुरुआत हुई थी। तो आप जरा कल्पना करो कि जिस देश के नागरिक गाय की रक्षा करने के लिए बलिदान होने को तैयार हैं, गाय कटने से बंद हो, गाय बचे, उसके लिए वो अपना आत्मोत्सर्ग करने को तैयार हैं, उस देश के लोग गाय का मांस कैसे खा सकते हैं? हमारे वेदों में कोई प्रमाण इसका नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो उल्टे प्रमाण मिलते हैं कि गाय को अगर कोई मारता है तो उसको मार दिया जाए, गाय को कोई काटता है तो उसके हाथ काट दिए जाएं, गाय को कोई काटता है तो उसके पांव काटे जाएं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। तो जिन वेदों में, उपनिषदों में, अन्य शास्त्रों में गाय को कत्ल करने वाले को फांसी दी जाए, ऐसे उदाहरण मिलते हों, वहां कैसे संभव है कि गाय की हत्या करने वाले लोग हों या गाय का मांस खाने वाले लोग हों? अंग्रेजों ने ये सारा विक्षेप हमारे शास्त्रों में भरवाया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत में एक मूल प्रति है मनुस्मृति की, जो हजारों वर्षों से आई है, और एक मनुस्मृति अंग्रेजों ने लिखवाई है। आपको मालूम है, हमारे देश में मनुस्मृति की एक प्रति अंग्रेजों ने लिखवाई है, और अंग्रेजों ने इसको लिखवाने में मैक्स मूलर की मदद ली थी। मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान था जिसको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। उसको कहा गया कि तुम भारत के शास्त्रों को पढ़ो और पढ़कर उनको बताओ कि उनमें क्या है, फिर जरूरत पड़ने पर उसमें रद्दो बदल करेंगे। तो मैक्स मूलर ने मनुस्मृति का अनुवाद किया, जर्मन में किया, फिर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। फिर अंग्रेजों को समझ में आया कि मनुस्मृति तो न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी पुस्तक है और भारत की न्याय व्यवस्था का आधार है। तो उन्होंने मनुस्मृति में ऐसे विक्षेप डलवा दिए ताकि भारतवासियों को भरमाया जा सके और उनको गलत रास्ते पे चलाया जा सके। उनके मन में मनुस्मृति के प्रति वितृष्णा पैदा हो, उनके मन में मनुस्मृति के प्रति बहुत ज्यादा नीचाई की भावना पैदा हो, इस तरह के विक्षेप डाले गए मनुस्मृति में। इसी तरह के विक्षेप डाले गए हमारे अन्य बहुत सारे ग्रंथों में, और अंग्रेजों की इसकी बहुत बड़ी टीम थी और बड़े भारी लोग इस काम में लगे हुए थे। कोई साधारण अंग्रेजों ने यह काम नहीं किया है। मैं नाम ले लूं अगर, तो एक अंग्रेज का नाम सबसे ज्यादा ले सकता हूं। विलियम हंटर नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था, जिसने सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में विकृति डाली, जिसने सबसे ज्यादा भारतीय शास्त्रों को विकृत किया, जिसने सबसे ज्यादा भारत के पुराने ऋषि महर्षियों के लिखे हुए आप्तवचनों को, वाक्यों को बिल्कुल उल्टा कर दिया। और ये कैसे कर पाया वो? विलियम हंटर की एक विशेषता थी, वो ये कि अंग्रेजी बहुत अच्छी जानता था, उसके साथ साथ उसको संस्कृत भी बहुत अच्छी आती थी। तो चूंकि संस्कृत अच्छी आती थी और अंग्रेजी भी अच्छी आती थी, तो भारतीय मूल ग्रंथ संस्कृत में है तो वो पढ़कर समझ लेता था। फिर अंग्रेजी में कहां कहां विकृति करके उसको फिर से बनाना है, आसानी से वो कर लेता था। विलियम हंटर की पूरी टीम थी, जिसको कहा गया अंग्रेजों के द्वारा विलियम हंटर कमीशन। विलियम हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मैं बात करूं, घंटों घंटों उसी में निकल जाएगा। हजारों पन्नों में उन्होंने रिपोर्ट बना के ये बताया है कि हमने भारत के किस किस विषय में, किस किस शास्त्र में क्या क्या परिवर्तन कर दिए हैं। ये अंग्रेजी संसद को उन्होंने भेंट किया था और वहां पर उसको प्रस्तुति करके उस पर बहस हुई थी। तो अंग्रेजों ने अपने देश में ऐसे बहुत सारे विद्वानों को तैयार करके भारत के शास्त्रों में विक्षेपण कराया, बहुत कुछ ऐसी चीजें भर दी उनमें जो विश्वास करने लायक नहीं है और तर्क पर कहीं ठहरती नहीं है और सूचना के आधार पर पूरी तरह से गलत है। सांस्कृतिक रूप से भारत नीचा देश है, गुलामों का देश है, हमेशा विदेशियों के हमलों का शिकार रहा देश है। अंग्रेजों ने एक पूरी दुनिया में एक झूठ प्रचारित किया, वो ये कि हजारों साल से भारत में विदेशी आते रहे हैं और भारत पर कब्जा करते रहे हैं, तो हम भी विदेशी हैं, हमने भी आकर भारत पर कब्जा कर लिया है। जब हजारों साल से भारत विदेशियों का गुलाम हो सकता है तो हमारा भी गुलाम हो गया, इसमें कौन सी खास बात है। अंग्रेजों ने इतना बड़ा झूठ ये प्रचारित किया पूरी दुनिया में, हजारों साल से तो ये था ही नहीं। अंग्रेजों के आने से अगर ठीक ठीक पहले की जानकारी लें तो मात्र 1000 वर्ष पहले
पहला विदेशी आया मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर हमला किया और कुछ लूटपाट के चला गया। दूसरा आया महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ का मंदिर लूटा और भारत से चला गया। फिर तैमूर लंग आया, नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, लूटपाट करके चला गया। कुछ ही लोग थे जो भारत में आए जिन्होंने लूटपाट के साथ साथ इस देश में राज किया, वो मुगल थे। जैसे बाबर आया, बाबर ने लूटपाट ही नहीं की, भारत के एक इलाके पर थोड़े दिन राज भी किया, फिर बाबर के पुत्रों ने किया, फिर उनके पुत्रों ने किया। ये एक समय है 300 वर्ष का, इसको हम एक खास नजरिए से देखें तो अंग्रेजों का ये झूठ बिल्कुल समझ में आता है कि हजारों साल से भारत विदेशियों का गुलाम रहा, कभी भी नहीं रहा। इसके उल्टे अंग्रेज हजारों साल विदेशियों के गुलाम रहे, इसके प्रमाण तो पूरी दुनिया के सामने है। अंग्रेज सबसे ज्यादा समय रोमन लोगों के गुलाम रहे, रोमन साम्राज्य के गुलाम रहे, फ्रांसीसियों के गुलाम रहे, और मजबूत यूरोप के देशों ने अंग्रेजों को समय समय पर लूटा, हमला किया। तो अपने बारे में सच को छुपा लेना और भारत के झूठ को सारी दुनिया में हवा देना, ये अंग्रेजों की नीति थी। और बार बार वो कहते थे भारतीय संस्कृति तो वैज्ञानिक नहीं है, ये तो पाखंड पर आधारित है, ये तो अविश्वास पर आधारित है, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, ये सारे दुनिया में वो कहते रहे। भारत में एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, अंग्रेजों ने एक हमारे देश में झूठ और दुनिया में प्रसारित किया कि भारतवासी सभ्य नहीं है। तो अंग्रेजों से पूछा गया भाई क्यों सभ्य नहीं है, तो कहते थे कुछ भारतवासी ऐसे हैं जो कपड़े नहीं पहनते। अब हमारे भारत में एक समाज है जिसको हम जैन समाज कहते हैं। जैन समाज में एक दिगंबर पंथ के लोग हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते। वो ये मानते हैं कि ये वस्त्र भी जो हैं इनको भी छोड़ देना चाहिए। उनकी अपरिग्रह की भावना इतनी तीव्र होती है कि वो वस्त्रों को भी धारण करने में परिग्रह मानते हैं। तो जैन समाज के दिगंबर पंथ के लोगों ने वस्त्र छोड़ रखे हैं, तो उनके साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं। अब किसी अंग्रेज ने उनको देख लिया तो लिख दिया कि भारतवासियों को तो वस्त्र पहनना नहीं आता, इनको तो सभ्यता नहीं आती। अब हमारी दृष्टि से हम देखें उनको तो वो अपरिग्रह की चरम स्थिति में पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, त्याग की पराकाष्ठा पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको कपड़े भी नहीं चाहिए। और अंग्रेजों की दृष्टि से देखें तो असभ्य लोग हैं क्योंकि कपड़े नहीं पहनते। इन अंग्रेजों को यह बात मालूम थी कि जब अंग्रेज जंगली और बर्बर थे सारी दुनिया में, तो सबसे ज्यादा कपड़ा भारत का ही बिकता था और भारत का ही बनता था। और खुद अंग्रेज हजारों साल तक भारत का कपड़ा पहनकर अपनी नग्नता को ढकते रहे, छिपाते रहे। अंग्रेजों से पहले के रोमन साम्राज्य की बात बताऊं तो 3000 साल रोमन साम्राज्य के सभी राजाओं ने, सभी रानियों ने और रोमन साम्राज्य के साधारण नागरिकों ने भारत के बने हुए कपड़े पहनकर अपने नंगेपन को ढका है और अपने नंगेपन को छुपाया है। वो तो कपड़ा बनाना नहीं जानते थे, पहनना तो बहुत दूर की बात है। जब यूरोप में कोई कपड़ा बनाना नहीं जानता था, सारी दुनिया में भारत का कपड़ा बिकता था और 3000 साल भारत ने कपड़े का निर्यात करके सोना कमाया है। भारत का कपड़ा बिकता था तौल के हिसाब से। तराजू के एक पलड़े में कपड़ा रखा जाता था, दूसरे पलड़े में सोना रखा जाता था। भारत का कपड़ा अगर 1 किलो का थान है ना, तो बराबर 1 किलो सोना मिलता था उसके बदले में। तो हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया है, इसलिए सारी दुनिया का सोना भारत में आया और इसलिए भारत सोने की चिड़िया बन गया। ये सत्य अंग्रेज जानते थे, लेकिन जानबूझ के उन्होंने इतिहास में यह डाल दिया कि भारतवासी तो असभ्य हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो हमारी संस्कृति को नीचा दिखाना, हमारी सभ्यता को नीचा बताना, हमारे इतिहास को विकृत कर देना, शिक्षा व्यवस्था को हमारा पूरा तहस नहस कर देना, हमारी भाषा को तहस नहस कर देना, इन सब के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अगर था तो एक कि भारत को गुलाम बनाकर रखना है ताकि इस देश को लूटा जा सके। हम अगर किसी के गुलाम होते हैं तभी हम लूट सकते हैं। अगर हम स्वतंत्र और आजाद हैं, हमें कोई नहीं लूट सकता। आप अपने घर के बारे में ये समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका घर स्वतंत्र है, आजाद है, स्वाधीन है, तो आपके घर पर कोई हमला नहीं कर सकता, आपके घर को कोई नहीं लूट सकता। लेकिन अगर आपका घर किसी का पराधीन हो जाए, किसी का गुलाम हो जाए, तो जो आपको गुलाम बनाएगा, जो पराधीन बनाएगा, वो कभी भी आपके घर को लूट लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अंग्रेजों ने यही किया, भारत को पराधीन बनाना
गुलाम बनाना ताकि भारत को लूटा जा सके, और लूटने के लिए भारत के मन को तैयार किया जा सके, और मानसिक रूप से भारतीय लोगों की तैयारी हो तो शारीरिक तैयारी तो हो ही जाती है। कहा यह जाता है